हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th जियो प्रैक्टिकल एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एज यू नो दैट ज्योग्राफी इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सभी को पता है कि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना इंपॉर्टेंट इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है। इट मीन्स दैट ओवरऑल अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, ओवरऑल अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, तो हमें प्रैक्टिकल पार्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। ये जो हमारी प्रैक्टिकल होती है, जो कि 30 मार्क्स का रेशो होता है उसका, यानी कि 70 का आपका रिटन एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, और 30 मार्क्स का जो आपका एग्जाम रहता है वो प्रैक्टिकल पार्ट का एग्जाम होता है। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है आपका प्रैक्टिकल फाइल का, प्रोजेक्ट फाइल का। प्रैक्टिकल फाइल है वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है, यानी उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है लेकिन बन जाती है। मतलब कुछ मिस्टेक्स होगी, लेकिन उसके बाद आप अगर खुद कोशिश करते हो तो आपकी 20 डेज़ में, 15 डेज़ में आप प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर लेते हो। दूसरा ये होता है कि अगर उसमें ज़्यादा इश्यूज़ भी आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लेते हो, यानी कि जुगाड़ हो जाता है उसका। ठीक। उसके बाद सेकंड जो सेगमेंट होता है वो होता है वाइवा का। वाइवा इज़ लाइक दैट ऑफ ए इंटरव्यू की तरह होती है ना। तो उसमें वाइवा में आपकी जगह फ्रेंड नहीं जा सकता, उसके लिए आपको खुद प्रिपरेशन करनी होती है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है वो रिटन एग्जाम का होता है। सीबीएसई की बात करें तो 25 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा आपका प्रैक्टिकल में। ओके, स्टेट बोर्ड की बात करें तो वहाँ 20 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। 25 बहुत बड़ा स्कोर होता है ये। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर हम बात करें आउटसाइड दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली से बाहर हो और आप कॉलेजेस वगैरह में, लोकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे मेरिट बनती है। मेरिट के बेस पे एडमिशन लेना होता है आपको। और ये जो यहाँ पे आपको 2-4 मार्क्स अगर आप बेटर स्कोर कर पाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए। ओके, तो यहाँ दिक्कत क्या आती है, समस्या क्या है, इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि आपका जो ज्योग्राफी है उसका थ्योरेटिकल पार्ट का सिलेबस बहुत लेंथी होता है। ओके, उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है उसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। ऊपर से जब आप प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर करते हो तो 15 to 20 डेज़ मिनिमम टाइम है, कई बार 1 मंथ के आसपास आप टाइम लगा देते हो, तो आपके पास वो टाइम ही नहीं बच पाता। दूसरा ये होता है कि क्लासेस की जहाँ तक बात की जाए तो कुछ इस टाइप से स्कूलों में क्लासेस सेट की जाती है कि जियो का एक ही पीरियड आपको मिल पाता है। अगर डबल पीरियड हो तो इस प्रैक्टिकल पार्ट को भी स्कूल में कवर किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली स्कूल में ये होता है कि आपको एक सिंगल पीरियड मिलता है, तो उसमें सिर्फ आपका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वही कवर हो पाता है। तो अब प्रैक्टिकल पार्ट का क्या किया जाए? वहाँ पर भी हमें अच्छा स्कोर करना है ना, सभी को करना है, हमें भी चाहिए 29-30 मार्क्स तो हमें स्कोर करना है। तो उसके लिए दिक्कत क्या है कि अगर आप खुद सेल्फ स्टडी से करना चाहोगे तो उसमें भी वो सिलेबस कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर फोकस करोगे तो थ्योरेटिकल पार्ट का क्या रहेगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके प्रैक्टिकल पार्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके रिटन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। यानी कि अगर ये कर लोगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशन है वो भी डिस्कस करने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि इनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे रिटन और वाइवा के लिए, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर डेटा एंड व्हाई डू वी नीड डेटा। डेटा क्या होता है ये हमें बताना है, आंकड़े क्या होते हैं ये हमें बताना है, और हमें आंकड़ों की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन दिया गया, और ये लगभग सब कॉमन सी बात है कि जब भी आप प्रैक्टिकल में वाइवा का क्वेश्चन होगा तो उसमें शुरुआत इसी से होगी। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ द डेटा और डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और डिस्क्राइब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। एक ही बात है कि आंकड़ों के स्रोतों का वर्णन कीजिए कि ये जो डेटा है हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं। ओके, तो आंकड़े या डेटा की बात करें तो इसके 2 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स हैं। तो ये प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, यानी कि डेटा क्या होता है। देखिए डेटा की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास में बच्चे हैं, दैट इज़ नॉट ए डेटा। यहाँ पे हमारे पास किसी टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो क्वालिटी की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ए डेटा, इंटेलिजेंट डेटा है ये। लेकिन ये कहूँ कि 40 स्टूडेंट्स हैं
तो ये डेटा है जिसको हम शो भी कर सकते हैं, ओके, मापा भी जा सकता है, क्लियर। तो ये 40 क्या है, ये एक डेटा हो जाता है। अब देखिए जो डेटा को हम कलेक्ट करते हैं तो वो दो तरीके से कलेक्ट हो सकता है, इसके दो सोर्स हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी प्राथमिक स्रोत हो सकता है, दूसरा सेकेंडरी द्वितीयक स्रोत हो सकता है। अगर मैं खुद डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, खुद अगर कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर तो वो प्राइमरी सोर्स होगा, जैसे वो इंटरव्यू ले रहा है प्राइमरी सोर्स होगा, जैसे इंटरव्यू के साथ साथ वो ऑब्जर्व कर रहा है प्राइमरी सोर्स होगा, अगर वो क्वेश्चनियर जैसे उसने प्रश्नावली तैयार की, कुछ क्वेश्चंस रिटर्न में दे दिया और उसका आंसर वो ले रहा है, वो प्राइमरी सोर्स होगा। सेकेंडरी क्या होता है कि सेकेंडरी सोर्स वो होता है कि जब किसी और ने डेटा को कलेक्ट किया है और उसको हम यूटिलाइज करें, ठीक, जैसे न्यूज़पेपर से आपने डेटा ले लिया, ओके, हमारी जो सेंसस बुक है उससे आपने डेटा ले लिया कि 2011 में इतनी सेंसस, इतनी पॉपुलेशन थी, इतना सेक्स रेशो था, लिंग अनुपात था, वो क्या है, सेकेंडरी डेटा है। इंटरनेट से डेटा लिया वो कौन सा है, वो आपका सेकेंडरी डेटा है, ठीक। तो ये हमें बताना है, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल फाइल के साथ जाओगे तो वाइवा की अगर बात करें तो उसमें जो कुछ भी आपने रिप्रेजेंट कर रखा वो क्या है, वो डेटा है। तो डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे और आपके रिटन एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज ऑफ द प्राइमरी डेटा। देखिए प्राइमरी डेटा जैसे हमने ऊपर बात की कि प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, वो जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, तो इसमें इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्वेश्चनियर हो सकता है, क्लियर, सर्वे हो सकता है, तो ये सब कुछ इसमें हो सकता है। उसके बाद सेकेंडरी जो सोर्सेज है उसके भी हमें बताने कि सेकेंडरी डेटा है उसके कौन से 5 सोर्सेज हमें बताने कि कहाँ से सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, ओके। इसके अलावा पब्लिश्ड जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अनपब्लिश्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत हो गए। इसमें बात की गई इंटरनेट किस टाइप का डेटा का सोर्स है, तो इंटरनेट है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी डेटा सोर्स, सेकेंडरी डेटा का सोर्स है ये, ठीक। उसके बाद क्योंकि क्यों है, क्योंकि इंटरनेट के जो भी डेटा हम ले रहे हैं तो वो हमने कलेक्ट नहीं किए ना, वो सेकेंडरी में आएगा। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरव्यू, इंटरव्यू साक्षात्कार क्या होता है ये हमें बताना है कि इंटरव्यू में हम 1 to 1 जनरली वी कैन आस्क द क्वेश्चंस फेस टू फेस, हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, वो इंटरव्यू कहलाता है, ओके। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम पर्सनली उससे पूछ सकते हैं, तो वो इंटरव्यू होता है, ठीक। तो थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू मेथड। जो इंटरव्यू मेथड होता है उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको अच्छे से करनी है कि मेरिट्स क्या होती है। मेरिट्स तो ये होती है कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है क्योंकि आमने सामने बैठ करके बात की जा रही है, ओके। इसमें कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। डिमेरिट्स की बात करें तो मोटे तौर पे डिमेरिट्स ये होता है कि इसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है। कई बार पर्सन जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो घबरा जाता है, ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अंडर प्रेशर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो कि इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती, सही नहीं होती, ये भी हो जाता है। और कई बार ये भी होता है कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, वो ठीक तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो वो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल टेकिंग द इंटरव्यू। एक तो ये कि इन्वायरमेंट जहाँ पे हम ले रहे हैं वो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए, ओके। दूसरा ये होता है कि क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट होने चाहिए, क्वेश्चंस इजी लैंग्वेज में होने चाहिए, क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए, हमें फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना करके रखना चाहिए सो दैट, ओके। और लॉन्ग नहीं होना चाहिए इंटरव्यू, ये भी होता है। और इसमें जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो कंफर्टेबल फील करे, ये भी हमें इंश्योर करना है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो ये सब कुछ आप प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, वो है व्हाट इज क्वेश्चनियर मेथड एंड स्टेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। ये जो क्वेश्चनियर मेथड है ये क्या होता है, प्रश्नावली विधि क्या है, इसके गुण और दोष हमें बताना है। देखिए प्रश्नावली क्या होती है, जैसे आपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, व्हाट्स योर नेम, आपका नेम कहाँ है, आप नेम क्या है आपका, ओके। आपका ये बताना है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक, आपसे पूछ दिया। आपने स्टडी कहाँ से की है, 12th के बाद आपने कौन से कॉलेज स्टडी की, कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे, हमने रिटन में उसको दे दिया, ठीक। तो रिटन में आपने जो दे दिया और उसने रिटन में हमें आंसर दे दिया, तो वो क्या है, क्वेश्चनियर मेथड है, प्रश्नावली मेथड है। ये डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ये कि आपने दे दिया, ठीक, पर्सनली जा करके, एक ये कि बाय पोस्ट आपने भेज दिया, उसके बाद वो आपको आंसर देगा। तो इसमें MCQs फॉर्मेट में हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, ओपन एंड क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। गुण क्या होते हैं कि ईजी होता है, ईजी होता है ना, रिप्लाई देना ईजी होता है, कंफर्टेबल होता है, इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिटर्न में मिल जाती है, रिकॉर्ड करना आसान होता है,
और डिमेरिट्स क्या होते हैं? डिमेरिट्स ये होते हैं कि कई बार क्वेश्चंस को समझ में नहीं आता, कई बार ये होता है कि हम जब क्वेश्चन एयर देते हैं तो उसके रिप्लाई भी नहीं मिलते, कई बार नॉन सीरियसली इनके रिप्लाई दे दिए जाते हैं, कई बार कोई और ही इसको फिल करके दे देता है। तो इस टाइप की इसमें डिमेरिट्स होती है जो डिटेल में आपको देखना, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि क्या करना है इसमें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चन एयर। अच्छी जो प्रश्नावली होती है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपके अक्सर एग्जाम में आ जाता है, रिटन एग्जाम में। देखिए, अच्छी जो क्वेश्चनियर होता है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक। क्वेश्चंस शुड बी शॉर्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस होने चाहिए। लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल, यानी समझने के लायक वो लैंग्वेज होनी चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। वी शुड अवॉइड द कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है वो उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ओके। इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस होने चाहिए, ओके। और इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होने चाहिए। इसमें पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ओके। इस टाइप के क्वालिटीज आप इसमें मेंशन कर सकते हो, गुण लिख सकते हो। उसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण के विभिन्न चरण कौन कौन से। देखिए, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, जैसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया आपने अपनी क्लास का, अब उसको जब एनालाइज करोगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा। उसमें एनालाइज करने से पहले आप क्यों करना है, उसका टेबुलेशन करना है, सारणी में आप लगाओगे, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाओगे, ओके। उसके बाद उनको कंपेयर करोगे, उसके बाद उसमें कंक्लूजन निकालोगे। तो अलग अलग इसके स्टेजेस होती हैं, तो वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है टेबुलेशन क्या है, सारणियन क्या होता है। देखिए, आंकड़े जो होते हैं ना, आंकड़ों को हम सीक्वेंस में सेट करते हैं, ओके। सीक्वेंस में सेट करते हैं, वो आपका असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ओके। हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं तो उसको आपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, आपने उसको सेट कर दिया जहाँ से वो लोकेलिटीज आते हैं उसके अकॉर्डिंग, एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग आपने सेट कर दिया, जैसे भी आपने सब्जेक्ट वाइज उनको डिवाइड कर दिया उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वो क्या है, दैट इज़ ए टेबुलेशन। इससे क्या होता है, यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि जब सही से हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें आंकड़े मिलेंगे तभी तो हम उनको एनालाइज कर पाएंगे ना, कंपैरिजन कर पाएंगे ना, कंक्लूजन निकाल पाएंगे हम, ओके। तो ये सारणियन होता है। तो एग्जांपल देकर के आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद 11th जो आपका क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि व्हाट आर द डायग्राम्स। डायग्राम क्या होते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायग्राम। देखिए, डायग्राम क्या होते हैं कि जो डेटा होता है वो हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा थ्रू द लाइन्स, डॉट्स एटसेट्रा इज नोन एज द डायग्राम, ओके। उसको हम डायग्राम कहेंगे। देखिए, इसको डायग्राम की अगर बात करें तो ये लाइन ग्राफ हो सकता है, ओके। ये आपका बार ग्राफ हो सकता है, ये आपका पाई डायग्राम हो सकता है। तो हम कई टाइप के, डिफरेंट टाइप के डायग्राम है वो बना सकते हैं, क्लियर। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं। उसके बाद 12th जो आपका क्वेश्चन है कि स्टेट द जनरल रूल्स फॉर ड्राइंग डायग्राम्स एंड मैप्स। कि डायग्राम बनाने हो, मैप्स बनाने हो तो उसमें जनरल रूल्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कि ये एक तो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, ओके, स्केल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, इसमें जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ओके। और ये रिलेवेंट होने चाहिए, जो भी डेटा दिया गया है उससे रिलेवेंट होने चाहिए। तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन दिया गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मल्टीपल बार डायग्राम एंड कंपाउंड बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम और कंपाउंड बार डायग्राम यानी कि बहुदंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख में क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। देखिए, बहुदंड आरेख क्या होता है, जैसे देखिए आपको पॉपुलेशन दिखानी है और आपको जेंडर वाइज पॉपुलेशन भी दिखानी है। आपने यहाँ पे दिखा दी फीमेल की, उसके बाद इसके साथ ही आपने दिखा दी मेल की, उसके बाद आपने दिखा दी टोटल, ठीक। तो ये क्या है, दैट इज ए मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। कंपाउंड में क्या होता है कि आप एक में, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहे हो, यहाँ पे आपने थर्मल पावर को शो कर दिया, यहाँ पे आपने शो कर दिया इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, और ये हो गई टोटल। तो ये क्या है, दैट इज ए कंपाउंड डायग्राम है, ओके। मिश्रित में हम एक ही किसी चीज़ के बारे में उसके अलग अलग जो पार्ट्स है उसको हम शो करते हैं एक ही बार के थ्रू, ठीक। जबकि मल्टीपल जो बार डायग्राम होता है उसमें हम अलग अलग जो पार्ट्स है वो एक साथ शो करते हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसको एक साथ हम शो करते हैं, ठीक। उसके बाद है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द बार डायग्राम। तो वो सेम चीज़ें आ जाती है कि बार है दैट शुड बी द स्ट्रेट, उसके थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए, उनके बीच में इन बिटवीन जो गैप है वो एक जैसा होना चाहिए, ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि एज पर डेटा होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो लिखी जा सकती है, तो उसको आप तैयार कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से। 15th जो क्वेश्चन है कि स्टेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द बार डायग्राम मेथड। बार डायग्राम मेथड है, इसकी मेरिट्स आपको बतानी है, डिमेरिट्स आपको बतानी है। जस्ट ए मिनट,
डिमेरिट्स भी आपको बताने कि इसमें कमियां क्या क्या, गड़बड़ क्या क्या। देखिए मेरिट की अगर बात करें तो इसमें हम अट्रैक्टिव तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कंपैरिजन इट इज़ क्वाइट ईजी हो जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, डिमेरिट्स की बात करें तो इट इज़ नॉट सो ईजी टू ड्रॉ द बार, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। ओके, और इसके बाद कई बार अगर इसमें एज पर कैलकुलेशन ठीक से नहीं है, अप टू द स्केल नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन की बजाय मिस इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। ओके, तो ये चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे। पाई डायग्राम क्या होता है, वट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, वृत्त आरेख क्या होता है, वृत्त आरेख की रचना में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे देखिए वृत्त आरेख भी आप इस टाइप से बनाते हो, उसमें आप जो भी आपने लिया है, जो भी कंपोनेंट आपने लिया है, जैसे आपने लिया है कि एक स्टूडेंट है वो इतने घंटे सोता है, इतने घंटे वो पढ़ता है, इतने घंटे वो स्कूल जाता है, इतने घंटे वो खेलता है, तो आपने इस टाइप से शो कर दिया, 360 डिग्री में उसको शो कर दिया, दैट इज़ ए पाई डायग्राम। ओके, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने डिग्री के थ्रू शो करेंगे, तो वो कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद हमें प्रॉपर तरीके से हमें स्केल का यूज़ करना चाहिए। ओके, अगर इसमें मिस इन्फॉर्मेशन हमने शो कर दी तो ये यूजलेस हो जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए मैं यहाँ पे डीपली कुछ नहीं बता रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करें। आपको डीपली क्या करना है, अपनी बुक से आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका व्हाट आर फ्लो डायग्राम्स और डायनेमिक मैप्स। फ्लो डायग्राम्स या डायनेमिक मैप्स कौन से होते हैं? देखिए जो प्रवाह आरेख होते हैं, जैसे हमने दिखा दिया, यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से इस साइड में जा रहे हैं इतनी बसेस, यहाँ पे जा रही हैं इतनी बसेस। ओके, तो ये हमने अलग अलग डायरेक्शंस में दिखा दिया। ये क्या है? दैट इज़ ए फ्लो डायग्राम है, प्रवाह आरेख बोलते हैं। इनको डायनेमिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम ट्रैफिक को दिखा सकते हैं, ट्रैफिक वाला है तो उसको हम बोलेंगे ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। इससे हम अलग अलग, जैसे ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो भी हम शो कर सकते हैं। तो इससे हम फ्लो डायग्राम या डायनेमिक जो मैप्स है वो इसको कह सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? एक तो इसमें स्केल का ध्यान रखना होता है, डिस्टेंस का हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ हमें ये कि जब हम प्रिपेयर करें तो हम रेशो लेते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर से हम कितना शो करेंगे, तो वो हमें ठीक तरीके से जितना स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। डेटा को जब हम राउंड फिगर में लेते हैं तो वो हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें हैं कि हेडिंग, सब हेडिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तो वो चीज़ें कॉमन आ जाती है इसमें। ठीक, उसके बाद है फ्लो चार्ट क्या होता है, स्टेट द फीचर्स ऑफ द फ्लो चार्ट्स, यही ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद 19th जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टेट द जनरल रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग थीमेटिक मैप्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। जैसे आपने प्रिपेयर किया इंडिया का मैप, उसमें आपको दिखाना है पॉपुलेशन को, आपने दिखाया स्टेट्स हैविंग द पॉपुलेशन मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो आपने उनको अलग स्टेट से आपने दिखा दिया। ठीक, उसके बाद आपने दिखा दिया कि वो स्टेट्स, द स्टेट्स हैविंग द पॉपुलेशन बिटवीन 251 टू 500 के बीच में, तो उनको आपने अलग तरीके से दिखा दिया। ठीक, उसके बाद आपने दिखा दिया द स्टेट्स हैविंग द पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 251। ओके, 250 या उससे कम वाले में, तो उसको आपने अलग साइड से दिखा दिया। क्लियर? तो अब देखिए कि ये क्या है, ये आपके एक तरीके से थीमेटिक मैप है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन मैप है। अब जरूरी नहीं कि मैंने सिर्फ पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया, आप किसी और चीज़ को भी दिखा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग। ओके, तो ये जो मैप है ये बनाते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ये चीज़ें, उसके जो जनरल रूल्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं कि हमें किस टाइप से इनको प्रिपेयर करना है, किस टाइप से हम यहाँ पे इंडेक्स को प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमें ये कि कैटेगरी में हम डिवाइड करें तो किस वे से डिवाइड करना चाहिए, लाइक दैट। ओके, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करते हैं तो डॉट मैप होता ही है आपके एग्जाम में। तो इसमें देखिए डॉट मैप क्या है, डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिकॉशंस फॉर मेकिंग द डॉट मैप्स। जब हम डॉट मैप्स तैयार करते हैं, देखिए हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है स्टेट वाइज। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन जैसे मान लीजिए कि हमने शो करनी है यूपी की पॉपुलेशन, तो वो 20 करोड़ के आसपास है। तो हमें डिसाइड करना है कि कितने, जैसे हम 50 लाख का एक डॉट हमने मान लिया कि 1 डॉट इज़ रिप्रेजेंटिंग 50 लाख पॉपुलेशन। तो अब कितने डॉट लगेंगे, 40 यूपी में लगेंगे। ठीक, हरियाणा में अगर हम 2.5 करोड़ पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ कितने लग जाएंगे, वहाँ पे 5 डॉट लगेंगे। तो पहला तो ये कि हमें जो इसका वैल्यू है
वो हमें ठीक तरीके से सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। दूसरी है कि डॉट का साइज है वो एक जैसा होना चाहिए। डॉट का जब हम उसको लगा रहे हैं तो वो एक जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है व्हाट आर द 6 एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैप। मैप के लिए जब हम मैप को प्रिपेयर करते हैं तो उसके 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद 22 आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द आइसोलाइंस मैप, डिस्क्राइब सम कॉमन आइसोफ्लेट्स। देखिए आइसोलाइंस मैप क्या होते हैं, समान रेखा क्या होती है कि जो एक जैसी वैल्यू को जोड़ने वाले, एक जैसी वैल्यू के स्थानों को जोड़ने वाले जो रेखा होती है, वैसी रेखाओं के मानचित्र को हम बोलते हैं आइसोलाइन मैप्स। देखिए कुछ सामान्य समान रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये होगी आपकी कंटूर लाइंस होगी, समोच्च रेखाएं होगी, आइसोबार लाइंस होगी जहाँ पे एक जैसी बारिश होती है तो उन प्लेसेस को ये कनेक्ट करती है। आइसोबार्स लाइंस होगी जो एक जैसे दाब वाले, वायु दाब वाले इलाकों को कनेक्ट करेगी। ऐसे ही आइसोथर्मल लाइन्स है जो एक जैसे टेम्परेचर वाले प्लेसेस को कनेक्ट करेगी। तो इस टाइप के मैप्स ये भी आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो ये आपको एटलीस्ट ये ज़रूर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए भी, आपके रिटन एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी। उसके बाद 24 आपका क्वेश्चन रहेगा। 24 क्वेश्चन है आपका मीन मीडियन मोड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए मीन मीडियन मोड ये आप पहले भी कर चुके हो, मैथमेटिक्स में कर चुके हैं, तो इसके एक आध बेसिक क्वेश्चन है वो 2 मार्कर 3 मार्कर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको एटलीस्ट सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, उसके बाद 25 है सैंपल सर्वे क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन भी है, वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंपल सर्वे क्या होता है कि समटाइम्स अगर लार्जर एरिया, बड़ा एरिया है और उस बड़े एरिया से सभी से हम अगर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पूरे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स ये पूछा जाए कि आपकी स्टडी कैसे चली, उससे बेटर है कि हम 4-5 कुछ बच्चों को बुला लिया, 20 को बुला लिया, 20 को बुला लिया और उनसे हमने डिस्कस कर लिया, कुछ रिटर्न में एग्जाम वगैरह ले लिया, तो आइडिया लग गया कि यहाँ पे लेवल कैसा है। ओके, दैट इज़ ए सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कब कामयाब होती है, जब बड़ा एरिया हो। ओके, तो उस वक्त हम सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग के बेस पर हम रिजल्ट्स देते हैं। क्लियर? जैसे सैंपल, हर चीज़ के सैंपल लिए जाते हैं, जैसे सॉइल है, मिट्टी है, तो ऐसा नहीं कि पूरी मिट्टी की उसकी जांच होती है, क्या होता है उसका एक सैंपल ले लिया जाता है। क्लियर? तो ये सैंपलिंग क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फील्ड सर्वे। देखिए ये क्वेश्चन अभी अगर बात की जाए करंट सेशन की, इस ईयर की, तो आपके सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर, लेकिन वैसे जनरलाइज अगर ये चैप्टर आपका इंक्लूड रहता है उस टाइम में ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हम सर्वे करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, पहले प्लानिंग क्या होती है, बिटवीन ड्यूरिंग द सर्वे हमें क्या करना होता है, आफ्टर द सर्वे हमारी क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। ये सेकंड 27 भी उसी से रिलेटेड है कि सर्वे क्या है और जब हम सर्वे करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक, हमें क्या ध्यान रखना है। उसके बाद 28 ये भी सर्वे से रिलेटेड है। अगर हम सर्वे करते हैं तो हमें जब क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल आस्किंग सर्वे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हम सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस जैसे हमने क्वेश्चनेयर में बात की थी, इंटरव्यू में बात की थी, तो क्वेश्चन शुड बी स्ट्रेट, शुड बी क्लियर, शुड बी शॉर्ट एंड शुड नॉट रिलेटेड टू द कंट्रोवर्शियल इश्यूज से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। ओके, और टॉपिक जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद ये भी नेक्स्ट भी सर्वे से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ फील्ड सर्वे एंड व्हाट इक्विपमेंट शुड वी कैरी विद अस वाइल कंडक्टिंग ए फील्ड सर्वे। जब हम करते हैं तो कौन कौन से इक्विपमेंट हमें लेकर के जाने चाहिए, तो ये क्योंकि आपके सिलेबस में इस बार तो नहीं है, तो अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये पार्ट, देखिए इस बार अगर हम बात करें या CBSE की या किसी की, तो देखिए उसमें 2 सेगमेंट में आपके प्रैक्टिकल को दिया है। 15 मार्क्स रहेंगे जो ऊपर के चैप्टर हमने डिस्कस किए, 10 मार्क्स रहेंगे क्वेश्चंस जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, जो यहाँ से आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं उससे रिलेटेड रहेंगे। ये क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है, IT का पार्ट है, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आपके वाइवा और रिटन में तो गारंटेड रहेंगे क्योंकि 10 मार्क्स का ये। ठीक, तो इसमें ये व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है ये आपको डिस्क्राइब करना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की गुण या विशेषताएं बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कंफर्म मानिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सेकंड सेगमेंट से हमें 10 मार्क्स का आपके रिटन एग्जाम में रहने हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेसिक सा, क्योंकि उसके बाद ही आगे की कहानी शुरू होती है।
उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कंप्यूटर इन प्रेजेंटिंग ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। देखिए ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर से हम ईजिली और अट्रैक्टिव वे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे हम कंपैरिजन ईजी हो जाता है, डायग्राम बनाना ईजी हो जाता है। तो ये सब कुछ आपको मेंशन करना है, डिटेल में कीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद है व्हाट इज ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखिए ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जीआईएस क्या है, द यूज ऑफ द कंप्यूटर इन द ज्योग्राफी इज ए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कंप्यूटर का, इंटरनेट का जो यूज़ हम करते हैं जियो में, तो वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक, अब इसका क्या होता है कि हम बेटर वे से कंपैरिजन कर पाते हैं, कंक्लूजन बेटर वे से कर पाते हैं, एनालाइज बेटर वे से कर पाते हैं, उनको रिप्रेजेंट बेटर वे से कर पाते हैं, प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। तो ये सब कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंस रहती है। उसके बाद 33rd क्वेश्चन है, देखिए थोड़े से क्वेश्चन रह गए। 33rd जो आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या कुछ रहेगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए डेटा हमारे पास होना चाहिए, कंप्यूटर हमारे पास होना चाहिए, लोग हमारे पास होने चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं, कंपोनेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके बिना जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो वर्क ही नहीं करेगा। तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, रॉ डेटा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, लोग, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये सब कुछ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टर एंड वेक्टर फॉर्मेट्स ऑफ स्पेशियल डेटा डिस्प्ले। देखिए हम जो डेटा को दिखाते हैं तो दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो रेस्टर फॉर्मेट है, एक वेक्टर है। इसमें देखिए वेक्टर है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। रेस्टर में क्या होता है, इसमें सेल्स बना दी जाती है, सेल्स के थ्रू किसी भी चीज़ को दिखाया जाता है ऐसे। ओके, सेल्स इस टाइप से बना दी गई, उसके थ्रू दिखाया जाता है। तो वो इतना बेटर तरीके से हम कंपैरिजन नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, लाइंस को भी यूज़ किया जाता है, डॉट को भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होती है डेटा की वो ज़्यादा क्लियर होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, समझने में आसान होती है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, इतना ही समझना आपको। उसके बाद व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। ये आपको पता है कि इनपुट क्या होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया। ओके, ये क्या इनपुट डिवाइसेस आपके। ओके, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। और अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, ये सारे क्या आउटपुट डिवाइसेस आपके। क्लियर। उसके बाद 36th क्वेश्चन को देखिए। 36th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, रिटन के लिए भी और वाइवा के लिए भी। यहाँ देखिए आपके सिलेबस में कुछ शॉर्ट टर्म्स को यूज़ किया गया है, एब्रिविएशंस को यूज़ किया गया है, तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। जीआईएस क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पता होना चाहिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सीपीयू। इसके साथ साथ एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से इसरो हो गया। तो ये जितने भी शॉर्ट टर्म्स है इनका मीनिंग आपको रिटन में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके रिटन में पूछा जा सकता है और वाइवा के लिए भी। ओके, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। उसके बाद ये तो हमारे हो गए क्वेश्चंस। इसके साथ साथ एक और चीज़ रहेगी कि आपका जो 25 मार्क्स का रिटन एग्जाम होना है उसमें आपको 1 और 2 शीट भी देनी होगी, यानी कि आपको 1 और 2 शीट प्रिपेयर करनी है, आपको डेटा को प्रेजेंट करना है डायग्राम के थ्रू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए मैंने सैंपल दिया, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, शो द फॉलोइंग डेटा बाय कंपैरेटिव बार डायग्राम। कंपैरेटिव बार डायग्राम है, उससे आपको दिखाना है, जैसे हरियाणा, केरला और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन दी गई है 2001 के अकॉर्डिंग। टोटल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, इसको आपको शो करना है। तो ये आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमें टोटल पॉपुलेशन है, तो आप क्या कैसे शो करोगे, इसमें आपको यहाँ पे पॉपुलेशन लेनी है। क्लियर। हाईएस्ट हो गई, मान लीजिए कि यहाँ 10 करोड़ के आसपास होगी, तो आप क्या करोगे, डू शो 1 करोड़ विद 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 करोड़ को आप शो करोगे, इस टाइप से 10 तक हो जाएगा। और यहाँ से आपको स्टेट शो करने हैं। तो यहाँ देखिए कि 1/2 सेंटीमीटर को स्पेस लीव करना है। उसके बाद आप पहला जो बार बनेगा उससे आप शो करोगे किसको, फीमेल पॉपुलेशन को, फिर मेल पॉपुलेशन को, फिर जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है, फिर 1/2 सेंटीमीटर का स्पेस देके नेक्स्ट स्टेट की। इसमें क्या करना है कि जहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है उसको पहले, उसके बाद उससे नेक्स्ट, उसके बाद एंड में जहाँ हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो इस टाइप से आपको शो करना है। यहाँ पे लिखना है पॉपुलेशन करोड़, यहाँ पे स्टेट्स के नेम, ये एक्यूरेट होना चाहिए। हेडिंग भी आपको बनानी है, सब कुछ। और जब आप एग्जाम में बनाते हो तो आपको पेंसिल, स्केल वगैरह का यूज़ करना है, और जितना भी आपको चाहिए
मतलब स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, रेजर वगैरह, तो रेडी नहीं लगानी है, ये आपका खुद का होना चाहिए एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल है ये, कि सिंपल बार डायग्राम हो सकता है, कंपैरेटिव बार डायग्राम हो सकता है, कंपाउंड बार डायग्राम हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है। तो जो भी शीट आपने प्रिपेयर किया तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है कि आप ऐसे कैसे कर पाओगे। देखिए इसमें डेटा थोड़े से छोटे हो जाते हैं एग्जाम में कि टाइम कम लगे, ओके, लेकिन प्रेजेंट जो करेंगे हम उसी टाइप से शो करेंगे। एक और यहाँ पे दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए पाई डायग्राम आपको शो करना है। इसमें क्या करना है कि एक वृत्त आरेख की रचना करनी है और इसमें हमें दिखाना है ये डेटा हमें दिया गया है कि एक टीचर ने अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेवरेट गेम का सर्वे किया। फुटबॉल 20 स्टूडेंट्स का फेवरेट गेम है, हॉकी 10 का है, क्रिकेट 10 का है, बास्केटबॉल की बात करें 20 का है, बैडमिंटन 20 का है। तो इसको पाई चार्ट से आप दिखाओगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डिग्री को कैलकुलेट करना है। जैसे टोटल कितने हो गए, 40 + 40 80 हो गए। तो आपको 20/80 और मल्टीप्लाई बाय 360, इस टाइप से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके आपको निकालना है कि किसकी कितनी डिग्री बनेगी, ठीक। उसके बाद जब आप डिग्री को कैलकुलेट कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डायग्राम को बनाना है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो जो पूरी कैलकुलेशन है वो भी दिखानी है और डायग्राम भी बना करके आपको शो करना होगा। शो नहीं मतलब आपका रिटन एग्जाम है तो उसमें आपको बनाना होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन भी रह सकते हैं। और लास्ट जो है एक और क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाइए या फिर आपको लाइन ग्राफ बनाना हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपकी प्रैक्टिकल में, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से। तो ये रहेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए आपको लग रहा होगा 39 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, देखिए बहुत कम है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। उसमें से ये 40 क्वेश्चंस निकाल के दिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं हो इतने भी नहीं हो पाएंगे तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट रेडी टू स्कोर वेल इन द प्रैक्टिकल पार्ट। और उसके बाद आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा अच्छे से सीरियसली ले लेते तो शायद अच्छा सा स्कोर हो पाता। तो ये क्वेश्चंस कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले इनको फाइंड आउट कीजिए कहाँ पर है, और उसके बाद इसमें आप 3 to 4 आवर्स अगर लगा दोगे ठीक से तो उतने में आपके तैयार हो जाएंगे, ओके। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको आंसर भी अवेलेबल करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।